बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। पंजाब में एक के बाद एक सानिया और सजाओं की बजाय कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स, ये क्या हो रहा है? सानिया काना, आप सब आगाह हैं, छत गिरी और इसके नीचे आके बच्चे शहीद हुए। और फिर आज चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ पर गईं, उन्होंने उनके लवाहिकीन से मुलाकातें की, उनको इमदादी रकम दी। लेकिन इससे बड़ा सानिया ये है कि जहाँ पर वो गईं उससे पहले वहाँ पर तैयारियां की गई बाकायदा चीफ मिनिस्टर के आने की। वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स जो कई माह से वहाँ पर नहीं लगी हुई थी वो लगाई गई। गटर के ढक्कन, मेन होल जिसमें घिरकर कोई भी अपनी जान दे सकता था या ज़ख्मी हो सकता था, वो लगाए गए। और साथ ही साथ उनके आने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई, वहाँ पर हुआ क्या, ये भी एक दिलचस्प स्टोरी है। और वो इस तरह से कि ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि जब तक किसी बड़े हुक्मरान ने, किसी बड़ी शख्सियत ने वहाँ पर उसकी आमद ना हो तो उससे पहले उस इलाके की हालत नहीं बदलती। ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये वो सारे जो मामला था उसकी अक्कासी कर रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर रातों रात तामीरात का सिलसिला और वहाँ पर पेंट किया जा रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही थी, ये सारी बात भी करेंगे। आगे चल के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की भी बात करेंगे। वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है, हो क्या रहा है वहाँ पे कश्मीर में, उस पर बात होगी। और भारत की आबी जारियत हो, पाकिस्तान तैयार है, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की बात हो रही है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी क़यादत वहाँ पर मौजूद है क्योंकि आयतुल्लाह ख़amenei का जनाजा है और वहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात में वो शरीक होने गए हैं। तो लेकिन आगाज़ करते हैं पंजाब के अंदर ये सानिया क्या हुआ और सानिया से बढ़कर सानिया क्या हुआ कि इंतज़ामिया किस तरह अपनी नाअहली छुपाती है और वज़ीर आला पंजाब को किस तरह से मुसलसल मामू बना रही है। ये स्टोरी है। राना वहीद साहब हमारे नुमाइंदा हैं एक न्यूज़ के, वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो वहीद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये बताइएगा कि पहले तो आज बताएं आज की रुदात क्या है कि वज़ीर आला आई हैं, यहाँ पर क्या माहौल है जहाँ पर आप खड़े हैं, और वज़ीर आला ने क्या किस तरह से वहाँ पर लवाहिकीन से मिले, क्या वाक़या हुआ? फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने यहाँ का दौरा किया है, लवाहिकीन के साथ उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया है और उसके साथ जो है उन्होंने इनकी माली इमदाद के हवाले से अगर बात की जाए तो फ़ी कस जो 14 बच्चे जान बाक हुए, उनकी 20 लाख रुपया उनके अहले खाना को जो है फ़ी कस बच्चा जो है वो उनकी इमदाद की गई है। और इसी तरह जो ज़ख्मी हुए थे 9 के करीब, जिसमें एक टीचर भी शामिल है जो इस निजी एकेडमी की जो बच्चों को पढ़ाती थी, उनको भी तकरीबन 5 लाख रुपया एक ज़ख्मी को जो है वो 9 को दिया गया है। और इसी तरह ये वाक़या जो है इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये गुंजानबाद इलाका है और आप जाने के मेन फ़िरोज़पुर रोड से मुलिका ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की मसाफत बनती है इस घर तक, इस गली में जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे अकब में ये वही बदकिस्मत घर है जहाँ पे वो बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे और अचानक ये छत जो उनके ऊपर गिरी। और इसमें जब मैंने यहाँ पे तकरीबन जो आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर जब अंदर आते हैं तो ये एक घर है। इस तरह के कई सैकड़ों घर मुझे नज़र आए रास्ते में आते हुए कि जिनकी हालतें ज़ार है। और यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ उस वक्त ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं जब कोई बड़ा सानिया होता है और उसके पहले और बाद में कोई भी किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ के? दूसरी बात है ये छत की हालत। मैं आपको यहाँ पे छत की जो हालत है ये टीयर गार्डर की छत है जो आमतौर पे आप दहाइयों पहले लोग डालते थे घरों के ऊपर, लेकिन लाहौर शहर जैसे काना के इलाके में आज भी सैकड़ों घर ऐसे हैं जहाँ पे टीयर और गार्डर की छतें मौजूद हैं। और यही भी इसी घर की भी टीयर गार्डर की छत थी और मैं इतना वो कमज़ोर गार्डर मैंने देखा है और टीयर भी देखे हैं कि वो डबल हो गए हैं। उनके ऊपर इतना वजन या मिट्टी, चूंकि बरसात का मौसम है उससे कबल जो है वो लेप करते थे पुराने ज़माने में मिट्टी का, इसके ऊपर यही वो मिट्टी की मरम्मत थी जिसको कहा गया कि यहाँ पे तमीराती काम जारी था। ये वही मिट्टी जो है इसके ऊपर टीयर के ऊपर, चूंकि जब बारिश होती थी तो वहाँ पे बारिश का पानी नीचे आता था, तो ये वहाँ पे इकदाम किए जा रहे थे। फिर इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, जो यहाँ पे 3 भाई हैं और जो घर के मालिक हैं और उसके साथ
एक मिस्त्री है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। और यहाँ पे जो बात है कि पहले शायद वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर यहाँ कभी ना आया हो जो इस जोन से मुतल्लिका है, लेकिन उस वक्त वो मुद्दई बना और उसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। और यहाँ पे बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे कि सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनकी हालत ज़ार है, चूंकि मानसून शुरू होने वाला है तो उसके ऊपर अभी से कोई किसी किस्म की यहाँ पे नहीं कार्रवाई हुई। आज जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहब आई तो उससे कबल सफाइयां भी हुई। यहाँ पे मेरे साथ मुकामी लोग हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा कि मरियम ये बहुत जरूरी है। नवाज साहबा जब आई उससे पहले कभी यहाँ पे कोई यहाँ पे जोन का यहाँ पे टाउन का जो बंदा यहाँ पे आया, कोई इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आया, कभी आपकी बिल्डिंग का आके पूछा कि ये क्यों बन रही है और सफाई के क्या इंतजाम पहले भी ऐसे थे जैसे आज वज़ीर-ए-आला साहब आई उससे पहले किए गए? नहीं, पहले कोई भी नहीं आता था। पहले कोई चंद रक्शे आते थे जो प्लाटों से कूड़ा उठाया करते थे और कई ऐसे आते थे कि जो आपके घर से कूड़ा उठाया, तस्वीर खींची और आगे को रख दिया और आगे तस्वीर खींची आगे रख दिया। वही एक शाप पर 3-4 घरों में उठाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और आगे भेज देते हैं। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जब मरियम नवाज साहबा का पता चला कि आ रही हैं, हमें दिली तौर पर बहुत खुशी भी हुई है और इंतहाई अफसोस तो इस बात का हुआ है कि ये हमारे ऊपर तो क़यामत टूटी पड़ी थी और इस इलाके में फुल अंधेरा था जो कि इस रोड के लाइट नहीं थी। ये जो लाइटें जो लगाई गई खंभों के ऊपर लगाई गई, ये लाइटें कचवाना कब्रिस्तान से लेकर कसाईयों वाली पुली तक जो है ना लाइट नहीं थी। अब लगी हैं? अब लगी हैं। ये रात 12 बजे के बाद कौन सी दुकान खुलती है जो इलेक्ट्रिशियन की जो फौरी लाइटें लगा देता है? ये रात के टाइम गटरों के ढक्कन भी नए लगे हुए हैं। गटरों के ढक्कन भी नए लगे हैं। और आज के दिन में जो ट्रैक्टर चलाया यहाँ पे, ये गली का कुछ मुंह बनाया गया, उन लोगों ने किराए फेरे हैं, हाल चलाए हैं। ये गली का तकरीबन काफ़ी अरसे से ये गली बनती रह जाती है। मेन गली है और मेन बाजार यही है जो कि कचवाना में जाती है। बारिश के बाद कहते हैं गुजर नहीं सकते यहाँ से, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। मेरे साथ और भी एक शहरी है और यहाँ पे इलाका मकीन है। क्या ये सूरत हाल पहले भी थी? यहाँ के इंतजामात, यहाँ पे सफाई का, यहाँ पे कभी कोई बिल्डिंग इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आया कि उसने पूछा कि ये घर जो है वो कच्चा है या इस तरह की कोई इंतजामिया आती थी पूछने? नहीं जी सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्यों जो हुआ सी बस काम जड़ा ना कच्चा सी कच्चे तो बात उदो सफाइयां मैडम तो आउंदो पहला होइयां सी, ठीक है। उस बाद सानू नहीं सी पता है जो गल हैगी असीं तुहानूं दस दित्ती है। जो गल हैगी आ, जो कुछ होया असीं अपनियां अक्खां नाल देखिया, जो मामला आया, जो कुछ भी होया सब असीं अपनियां अक्खां नाल देखिया। इत्थे बहुत मुल्क इकट्ठा होया सी। सफाइयां मैडम तो आउंदो बाद होइयां सी, पहले नहीं कोई? पहले कोई नहीं, पहले कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए? कभी कोई नहीं आया सर। जो भी आया सी वो पहले मोड़ ते आया सी। जी फारूक साहब, आपने ये इलाका मकीन थे मेरे साथ, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ये सारी फुर्तियां जो हैं चीफ मिनिस्टर के आने से पहले ये दिखाई गई हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर ये टाउन है, यहाँ पे अमला है, इन्फोर्समेंट है जिसकी वजहियत में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उस मुकदमे का तो उसके ऊपर होना चाहिए था कि उसने इस यहाँ पे कभी सर्वे किया ही नहीं है, कभी देखा नहीं कि ये बिल्डिंग आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, ये देखें किस तरह से ब्यूरोक्रेसी मामू बना रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब को। जब एक तरफ वो अपना केस लड़ रही हैं कि हम पंजाब को साफ कर रहे हैं, ये तो उसी वक्त ये एक हादसा, और उसके बाद किस तरह से जब उनकी आमद का पता चलता है, अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब आज वहाँ ना जाती तो वहाँ पर गटर के ढक्कन खुले हुए थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, एक सहाफ़ी लाहौर के खबर वो गिरने लगे उस मेन होल में। और ये वाक़या आपको पता याद होगा, दाता साहब के करीब भी ये वाक़या इसी तरह का पेश आया था। माँ बेटी जो है उनकी जान से गई थी। तो मुसलसल ब्यूरोक्रेसी किस तरह से वज़ीर-ए-आला पंजाब को मामू बना रही हैं और किस तरह से फुर्तियाँ दिखाती हैं कि जब उनका दौरा यहाँ पर हुआ तो उससे पहले वहाँ पर लाइट्स भी लग गई, वहाँ पर सफाई भी हो गई, वहाँ पर पेंट भी हो गया और उस इलाके को दिखाया गया कि देखें मैडम चीफ मिनिस्टर किस तरह शानदार हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये आपका पंजाब है और ये आपका मुंह चुरा रहा है और दिखा रहा है कि भाई किस तरह से आपके साथ क्या क्या किया जा रहा है। और अब मेरे ख्याल में फिर जब वो यहाँ से चली गई हैं तो इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है और तहरीक इंसाफ का जो बाइकाट है क्या तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात करेंगे और हमारे साथ सैयद अली बुखारी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शबीर डार साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बुखारी साहब, ये आपने तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का ऐलान कर दिया आज़ाद कश्मीर में, तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्यों किया गया, सोच समझ के किया गया होगा ये फ़ैसला, ज़रा बताइएगा इसके पीछे क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, हमारा ये जो फैसला हुआ बैकआउट का, ये बड़ा ही सोच समझ के और बड़ा टाइम लेके इसके ऊपर हमने ये फैसला किया। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स हमने सारे चेक किए। 18 फरवरी 2024 हमारी सीटों से लेके उसके बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए उसको सारा एनालाइज करके देन उसके बाद हमने अपना जो जीबी का लेटेस्ट इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो हमारे साथ सलूक किया गया, हमारे लोगों को उठाया गया। FIR ATC से तो स्टार्ट की ना, स्टार्ट ही ATC से होता था। झंडे की इजाजत नहीं, रैली की इजाजत नहीं, जलसों की इजाजत नहीं, कैंपेन की इजाजत नहीं, पोस्टर बैनर स्टिकर, आपको झंडे की इजाजत कोई नहीं, हमारे लीडरशिप को हमारे समेत जाने की इजाजत कोई नहीं। तो वहां से लेके चलते चलते जब रिजल्ट आ गया जीबी का, एक पार्टी की 2, मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें थी, 10 दिन तक रिजल्ट रुका गया, उसके बाद पता चला जी उनकी 8 सीटें हो गई हैं, 7 हो गई हैं। सो ये सारी चीजें खुला जो है ना, ये सबूत है इस चीज की कि ये रिगिंग है और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इवन ऑक्सीजन लेने की जगह भी हमें मुयसर नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब कश्मीर के हवाले से हम आते हैं तो कश्मीर के अपने डायनामिक्स हैं। देखें, अब आपका वो दौर नहीं रहा कि आप जो है लोगों को राम कहानियां सुना देंगे और उनको पता नहीं चलेगा। लोगों को असलियत पता है। जब हम जीबी की बात करते हैं तो जीबी के लोग आज क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम आपका हिस्सा है, हमने खुद आज़ादी हासिल की, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पिछले 78 साल से आपके साथ खड़े हुए हैं, ना हम आपके सेनेट में है, ना हम आपके नेशनल असेंबली में है, ना हमें आपके साथ जैसा स्टेटस मिला है। और इवन अगर NFC अवार्ड में ही हम होते तो हमें जो 60 अरब रुपया मिल रहा है पूरे उसके जीबी के लिए, ये 270 अरब से ज्यादा होता। तो ये लोगों को शऊर है कि वो आज आपके 4G की बात कर रहे हैं। अब यही चीज जब कश्मीर में आती है तो कश्मीर के लोगों को भी अपने राइट्स पता है। अब दुनिया बड़ी अवेयर हो चुकी है और उनको राइट्स पता है कि उनकी सीटों को कैसे गबन किया जाता है, कैसे उनकी सीटों के ऊपर जो है वो हुकूमतें गिराई और बनाई जाती हैं, कैसे बाहर से लोगों को बैठा के जो 12 सीटें होती हैं उनके जरिए मैनेज किया जाता है। ये सारी चीजें उनके नोटिस में भी थी और उनका अपने फैसले थे कश्मीरी अवाम का कि हम इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे और हालात भी नहीं बन रहे वहां पर। आप देखें तो 5 सीटों को जब हमें पता चला कि वो RO ऑफिस जो है वो रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया था, अभी का पता नहीं। तो ये सारी चीजें बड़ी हमारे तकरीबन 5-6 दिन इसके ऊपर जो है वो हमारी डिबेट हुई। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, कश्मीर के जो लोग थे, कश्मीर का जो बोर्ड था, वो उनके सदर जो साबका वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं, हमारे क़य्यूम नियाज़ी साहब, हमारे अपनी सारी टॉप लीडरशिप, मैं खुद उसमें था क्योंकि उसके साथ जो कश्मीर कमेटी थी, अपीलेट फोरम था, उसके अंदर भी जितने लोग थे हम सबको बिठाया गया। अब सब ने डिस्कशन की, बड़ी डिटेल 3-3 घंटे की हमारी जूम मीटिंग्स हुई, जिसके बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4-4 सेशन हुए। फिर हमने जो हमारे सीनियर कायदीन है जो कोट लखपत जेल में उनका खाता है, उसका हमने सारा एनालिसिस किया और उससे रिलेटेड सारी चीजें डिबेट में आई। ऑब्वियसली फिर इमरान खान साहब ने जो आखिरी हुक्म दिया था और वो लकली मुझे ही दिया था जब 18 सितंबर को मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, 18 सितंबर 2024 को जब प्रीमियम इलेक्शन थे और उन्होंने बाइकाटा कहा था और जो रीजनिंग उन्होंने बताई थी वो सारी भी डिस्कस हुई। तो एक कलेक्टिव एक डिसीजन था जिसके अंदर हमारी अक्सरियत ने ये कहा कि ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आपको ग्वाला ब्रिज से आगे जाने नहीं देते, आपको आजाद पतन से आगे जाने नहीं देते, कश्मीर में दाखिल होने नहीं देते। हमने हमारे ऑपरेशन लीडर गए सारे वहां पर, उनको जाने नहीं दिया गया, रास्ते से रोक दिया गया, ना हमारा झंडा है ना हमारे कैंडिडेट को इजाजत है। भाई कौन सा इलेक्शन है फिर ये? और सिलेक्शन के हालात देख ही रहे हैं कि लोग किस तरह किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना मुंह खोलता सबूत है कि यार आप इलेक्शन सब कराते हैं जो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट बनानी होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब आपने अगर उनके ऊपर कोई मुसल्लत करनी है, कोई बसराए बैठाना है आपने, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल ऐसा क्यों बने? और हम आगे देखेंगे इसके चल के हालात क्या होते हैं और कश्मीर की अवाम की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कश्मीर की अवाम की उनका अपना राय क्या है, उनके अगर वो उसके अंदर आते हैं, देखते हैं, उसके बाद देखिए आप देख लेना जो पुराने इनके 1-2 दिन में जो एपिसोड हुई, जो सबका स्पीकर साहब इनके गए, लोगों ने क्या आशर कर दिया उनका, अपने हल्के में गए वहां से कैसे निकले, एक और इनके MLA थे। तो ये सारी चीजें मुझे बोलता सबूत है कि वहां में कितनी रिजेंटमेंट पाई जा रही है। शबीर, ठीक आपका पॉइंट आ गया। शबीर डार साहब ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल क्या है? इलेक्शन किस दिन का अनाउंस किया गया और अनाउंस तो कर दिया गया, ज़मीनी जो हकायक हैं क्या वो उसका साथ दे रहे हैं? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त कश्मीर में जो अरेस्ट है या जो सूरत हाल सिक्योरिटी हाल है या चाहे लॉकडाउन है, मुख्तलिफ मकामात पर
जो है तसादुम भी हुआ है, जिसके नतीजे में शादी भी हुई है, सिक्योरिटी की भी शहादतें है, लोगों की भी शहादतें हुई। तो एक सूरत है वो इतनी नहीं है, मतलब पुरफिजा नहीं है कि जिसमें इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की हैं और तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल है, और यही अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे, हालात कुछ भी हों। लेकिन इस वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, जो जिन्होंने इंतखाबात करने हैं, वो जो इलेक्शन कैंपेन होनी है, क्योंकि 27 को इलेक्शन से पहले कैंपेन होनी है, मुख्तलिफ अजला में 10 अजला हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, गुज़श्ता रोज होगा शाह गुलाम कादिर साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। इसी तरह मुश्ताक मिराज साहब को एक जनाजे में नहीं जाने दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोग मुज़ामत कर रहे हैं, तो यानी नून की लीडरशिप की आगे मुज़ामत हो रही है, उनको वहां पे लोग नहीं आने दे रहे पब्लिक के अंदर। जी हाँ, शाह गुलाम कादिर साहब की जो रैली थी या जो उनका जो काफिला था, उस पर तो बाकायदा पथराव हुआ है, और जो मुश्ताक मिराज साहब जनाजे में जा रहे थे किसी, तो उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो ओवरऑल एक क्यास है आजाद कश्मीर में, और एक लॉकडाउन की सूरत हाल तो पिछले 25 दिन, तो एक जो इस वक्त हाथ हैं जो जो दरपेश सूरत है, उसमें इलेक्शन इलेक्शन का इनेकाद तो मुश्किल ही नजर आ रहा है। लेकिन आपके घर पे दो ही चाहते हैं कि आप तीसरी बात भी सामने आया, आईपी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और पीपी है। तो अब यही तीनों पार्टीज ऑन ग्राउंड है। अब देखना ये कि 27 तारीख, जो कि आप असल में अभी तक कैंपेन भी शुरू नहीं हुई सही से, तो जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो उसके बाद ही अंदाजा होगा कि हालात का किस तरफ जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह अली बुखारी साहब बता रहे हैं, इन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया, वहाँ पे सूरत हाल क्या है? अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते तहरीक इंसाफ, इसका कोई असर पड़ेगा? और फिर जब लोग इतनी तादाद में इधर उधर बैठे हों, आपने बताया जनाजों में नहीं शिरकत करने दे रहे, ये तो शाह गुलाम कादिर जो हैं, ये आज़ाद कश्मीर के PM के कैंडिडेट हुए ना, इस कैलिबर के आदमी, स्पीकर रहे हैं पहले। तो इस सारी सूरत हाल में इन इंतखाबात के ऊपर सवालात नहीं उठ जाएंगे शबीर डार साहब? जी बिल्कुल, सवालात तो अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का इनेकाद ज़ाहिर एक चैलेंज तो होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन चूंकि हमने देखा कि जब कश्मीर में एक बड़ा जल्जला आया 2005 में, तो दौरान भी इलेक्शन हुए। इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ सूबों में सिक्योरिटी सूरत हाल कम बेश इसी तरह की, बलोचिस्तान या KP के कुछ इलाके हैं। तो इलेक्शन तो हर हाथ में हमने देखे होते रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त पार्टीज, जो पीपल्स पार्टी है या जो नून लीग है, उनके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि जब हुकूमत को घर भेजा था, यही बातें इन्होंने ही अदलबाद असेंबली में आया और उनको घर भेजा, और ये उसका जवाब ये बताया कि चौधरी अनवर हक साहब को हालात कंट्रोल नहीं। सही है, ठीक है। तो बुखारी साहब ये बताएं कि वहाँ पर तो अभी भी आपने एक बात भी की, आपने कहा GB वाली सूरत हाल का सामना, तो वहाँ पे एक तो इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन के बाद कुछ लोग थे आप लोगों के भी, तो वो शामिल हो गए और GB में फिर इस्तेहकाम आ गया। तो आज़ाद कश्मीर में भी इस्तेहकाम के ऊपर बातें चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। बुखारी साहब, बड़ी हैरत की बात है और बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इस्तेहकाम वहाँ पर आया है जहाँ पर इस्तेहकाम का नाम ही कोई नहीं। इस्तेहकाम वहाँ आ रहा है जहाँ पर इस्तेहकाम की जरूरत भी नहीं है। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इनका आपको मुझसे बेहतर पता है। और देखें, इलेक्शन के लिए ना, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसे फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कहते हैं, उसके लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। मुझे बताएं आपके, हमारे पास निशान तो उन्होंने दिया नहीं, बल्ले का निशान नहीं है। हमने तो ये एक्सरसाइज बहुत दफा की ना, हम इलेक्शन लड़े, मैं खुद इस्लामाबाद से लड़ा, हमारे रात को रात हमारे निशान बताए गए, हमारे विकेट को उठा के परे फेंक दिया गया, हमें जबरदस्ती आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, फिर भी हम जीत गए। और फॉर्म 45 लेके आपके सामने आज भी बैठे हुए हैं और हर जगह दावे से कहते हैं कि जिस दुनिया के मर्जी मुल्क में भेज दो। उल्टा हमारी पिटीशन चलते चलते तो जनाब वो जहांगीरी साहब भी घर चले गए, उनको भी छुट्टी करा दी गई और बताया जज, क्या क्या कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद फिर एक नई इनिशिएटिव आ गया जनाब के फॉर्म 45 ही ना जाए लोगों के पास, और फॉर्म 47 भी लादा, 45 भी लादा, 46 भी लादा, फिर जिमनी इलेक्शन के बाद देखा, देन उसके बाद जीबी का इलेक्शन आ गया। अब बात यह है कि जीबी के इलेक्शन में मैंने आपको कहा 10-10 दिन रिजल्ट रुकता है यार, कौन से दुनिया के मुल्क में होता है यार। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्शन खत्म होता है, घंटे बाद लोगों के पास रिजल्ट आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि दूर की बात नहीं है, इस्लामाबाद के अपने मेरे हल्के में NA48 में मेरे पास 8 बजे सारे पोलिंग रिजल्ट आ चुके थे। तभी तो जुलूस जल से निकल गए, सबसे पहले मीडिया पे अनाउंस होना शुरू हो गया, इंटरनेशनली चलेगी न्यूज सारी की सारी। अब इशू ये है कि आपके पास आप 2026 में भी आके आप इस तरह करें और फिर के हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कर रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है। ये दुनिया को जो है ना वो सूरज को उंगली के पीछे मत छिपाओ यार। एवरीवन नोज कौन क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुल्क को आगे जाने दें, तबाही के दाने पे मुल्क लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। ₹1 के $1 की इन्वेस्टमेंट पिछले 4 साल में पाकिस्तान में नहीं है। हमारा बजट देख रहे, गले गाउंड के रख दिया आपने, गले जबा कर दिया आपने अपनी आवाम के, कौम के अमीरों के ऊपर टैक्स कोई नहीं है। जहाज 12-12 अरब के आ रहे हैं, 10 अरब की PIF बिक रही है, 40-40 कंपनियां आपकी मल्टी नेशनल छोड़ के चली गई हैं, 200 आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेड़ा गर्क हो गया। $71 फी बैरल आज का रेट है आपका डॉलर का जो है ऑयल, क्रूड ऑयल का, और आपका पेट्रोल 300 और 311 रुपए डीजल चल रहा है। और आपका ये जब जंग शुरू होने से पहले आपका ये रेट था $73 पर बैरल था, और उस टाइम आपको 253 रुपए और 263 रुपए था। यार कौन सी आवाम को आपने उल्लू बनाया हुआ है? क्योंकि आवाम ये बताएं आपकी मकामी जो क़यादत है, वोट से आए कोई नहीं है, आपकी जो तो जेल में डाला हुआ आपकी जो कश्मीर की क़यादत थी, उनकी भी यही राय थी कि बाइकआउट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे पास देखें हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं उस कमेटी में था जो अपीलेट बोर्ड ने फैसला करना था टिकटों का। पहली जो हमारी कश्मीर की जो बॉडी थी, उन्होंने खुद, पहला बोर्ड वो था उन्होंने खुद टिकट देने थे, फिर उनके बाद अपीलेट फोरम हम थे ऊपर। अब उसके अंदर सबसे ज्यादा टिकट्स के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आई, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा सबका कितनी आई एप्लीकेशन। उसके बाद जो टिकट्स कश्मीर बोर्ड ने अपना दिया, जिसके अगेंस्ट अपीलेट फोरम हमारे पास था, जो उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को, चेयरमैन साहब को, जस्टिस साक्षी साहब को भेजा, उसके खिलाफ अपील्स जो आई जो मैंने रिसीव की, वो भी सबसे ज्यादा थी पूरी पार्टी में से। और किसी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे इनके पास, किसी एक का उठाया, किसी दूसरे को उठाया, किसी तीसरे को उठाया। तो भाई हमारे पास तो सबसे ज्यादा लोग खड़े हुए थे और हमने सबकी राय ली। पहले हमने अपनी सारी डिस्कशंस की, उसके बाद कश्मीर वालों को कहा जी जितने टिकट्स आपने अपने तौर पे जिनको सजेस्ट किया है, जो आपने सजेशन करके ऊपर भेजा, उन सबको बुलाएं, उन सबकी राय भी ली जाए कि भाई उनको इलाके में क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही। और क्यूम नियाजी साहब ने खुद उसको चेयर किया, फारूक हमारे ख्वाजा फारूक साहब जो हमारे दोनों MLAs भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो भी मौजूद थे उसके अंदर, सारे लोग मौजूद थे, हमारे सीनियर पोती साहब उसमें मौजूद थे। उन्होंने डिसाइड किया और फिर उसको हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने ये ठीक हो गया। हमने क्या हर दफा कि अपने लोगों को हम जिता के लोगों की वोटों को जो है हम रद्दी की टोकरी में फेंकवा दें और लोगों को अपने पर्चे भी कराएं, उनको सत्यानाश भी कराएं। ठीक है डार साहब, शबीर डार साहब, ये बताएं कि अब ये जो इतने लोग थे इनके पास आए हुए थे, एक ही सीटों पे इतने लोग आए हुए थे, पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग मायूस हुए होंगे, तो फिर वो कहाँ पे इस्तेकाम ढूंढ रहे होंगे? और जो इस्तेकाम में शमूलियत हुई है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कश्मीर की सियासत में? क्या कोई नई प्लेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखें, इस्लाम में पाकिस्तान पार्टी में वो लोग जा रहे हैं, उस बेशतर लोग पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं, जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए, उसके अलावा जो सेकंड जो की लीडरशिप है मुख्तलिफ अजला, वो नाराज हुए हैं। और जो सरदार तनवीर इलियास साहब है, उनका असर रसूख को उन्होंने उन सबको अपनी तरफ खींच लिया है। उनमें से बड़ा तो कोई लीडर नहीं है पीपल्स पार्टी का, लेकिन सेकंड कैडर की लीडरशिप जो है और उनका एक असर रसूख है अपने अपने हल्कों में। दूसरी बात जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट क्यों किया PTI ने, देखें जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, उन दिनों हम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें होती तो PTI से निशान लिया गया बल्ले का, उसके बाद उनका कोई एक जान भी नहीं दिया उनको, इस तरह उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है कैंसिल हो गई। इमरान खान के सामने आपको जीत भी नहीं देंगे, आप बाइकआउट की तरफ नहीं क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने इस बात का ये जवाब था कि हम मैदान नहीं खाली छोड़ेंगे, क्योंकि 2008 का इलेक्शन हुआ था उसमें हमने बाइकआउट किया तो उसके नतीजे भुगतते, लिहाजा हम किसी सूरत किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। अब जो ये PTI ने फैसला किया है बाइकआउट, इसमें आजाद कश्मीर की तमाम लीडरशिप इस बाइकआउट के हकीक थी, ये को खबर दे रहा हूं।
इस और बाइकाट मरकज के में भी इस्लामाबाद में भी जो लीडरशिप, उनमें से भी बेशतर लोगों का यही ख्याल कि बाइकाट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की बाइकाट क्यादत नहीं होना चाहिए, मकामी क्यादत नहीं चाहती थी कि बाइकाट हो। जी आजाद कश्मीर में जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो नहीं चाहती थी कि एक्शन का बाइकाट किया जाए, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये किया था दीगर को भी। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों में बाइकाट की बातें चली और मेरे मुख्तलिफ लोगों से बात, तो उन्होंने कहा कि ये तजवीज जरूर है लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ और ना ही हम बाइकाट की तरफ जाएंगे। अचानक अनाउंस किया गया और इस पे बहुत सारे लोगों को, के लोगों को भी हैरानी। आज मेरी हलीमा खान से भी बात हुई, वो एटीसी रावलपिंडी में पेश हुई, तो मैंने कहा जी कि कैसे बात किया पीटीआई ने, क्योंकि खान साहब तो मेरा नहीं ख्याल इस हक में होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं समझ आई उन्होंने बाइकाट क्यों किया है, लेकिन कोई ना कोई रीजन होगी कश्मीर के हालात भी। यानी ओवरऑल जो पीटीआई का ये फैसला जो है, इसमें पीटीआई के अंदर के बेशतर लोग, जो बेशतर लीडरशिप है, वो इस हक में नहीं थी कि बाइकाट किया जाए। दूसरी जो बड़ी जो वजह है पीटीआई आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर में पीटीआई की जो तंजीम है वो गुज़श्ता 3-4 साल से गैर फाल है। वहां पे कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सरगर्मी नहीं है। साहब तो कह रहे हैं टिकटों के लिए लाने लगी हैं। ये तजवीज दी गई थी कि वहां पे हमारा कोई सिस्टम नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। ठीक है शबीर डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सैयद अली बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जो इसराइल जो है उसको ख़तरा समझ रहा है, और इसी तरह भारत की जो अभी जारियत है उस पर भी बात करेंगे। और ईरान में हमारी क़यादत पहुंची है, पाकिस्तान की दुनिया भर से लोग वहाँ पर रुख कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुनव्वर हुसैन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। आप माहिर आलमी अमूर हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तेहरान में इस वक्त वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सभी वहाँ पर दुनिया की नज़रें वहाँ पे हैं, और शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की जो नमाज जनाजा है उसके हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, आखिरी रसूमात। तो ये ख़ास तौर पे अमेरिका ईरान की इस डील के बाद और इससे पहले जंग, तो इसको ये कितना बड़ा इवेंट है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या असरात होंगे? फ़ारूक शहबाज साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये डिपिक्ट कर रहा है कि ईरान का जो सॉफ्ट पावर है वो हार्ड पावर से ज़्यादा मुअस्सर है। पूरी दुनिया से शिरकत हो रही है, सवाए उन ममालिक के जिनको ईरान ने ख़ुद दावत नहीं दी, यानी यूरोप और अमेरिका और इज़राइल वगैरह। अदरवाइज़ चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, साउथ एशिया हो, फार ईस्ट एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, हर किसी ने वहाँ पे शिरकत की है। फिर 4 करोड़ का जमे गफ़ीर वहाँ पे जमा होना और ताज़ीमन सलाम पेश करना शहीद मिल्लत सैयद अली ख़ामनई को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ एक बड़ा क्लियर कट सिग्नल भी नज़र आ रहा है, और वो नज़र ये आ रहा है कि ईरान तन्हा नहीं है, इस वक्त इज़राइल तन्हा है। और ये जो इज़राइल का मिनिस्टर जो 2 दिन पहले धमकियाँ दे रहा था कि गालिबन वो इस पर हमला कर सकते हैं और आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई को टारगेट कर सकते हैं, तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर पार्लियामेंट, सेनेट के चेयरमैन, आपके इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, केपीके के चीफ मिनिस्टर, ये बहुत हैवी डेलीगेशन है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जाके उन्होंने सिग्नलिंग दी है कि ख़बरदार यहाँ पे हमला नहीं करना। इससे पहले भी आपको याद होगा, जो इस वक्त CIA और सोशल मीडिया पे बड़ा सरगर्म है अमेरिका के, कि जिस वक्त ये डेलीगेशन मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास इराक़ची साहब तशरीफ़ ला रहे थे इस्लामाबाद में बातचीत के हवाले से, तो इजराइलियों ने प्लान किया था इनको शहीद करने के लिए, इनको किल करने के लिए। उस वक्त पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली चाइना के थ्रू बड़ा क्लियर कट मैसेज भेजा था कि तुम ज़मीन के नक्शे पर बाकी नहीं रहोगे, और ये बड़ा क्लियर कट मैसेज डिप्लोमेटिकली चाइना के थ्रू गया था। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो इस बात की गम्माज़ी करती है कि हम जो अपने ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ हम अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं। और यह आज का विज़न नहीं है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के वक्त का विज़न है। और फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है वो इसकी गारंटी देता है और वो बताता है कि मुस्लिम ममालिक के साथ आपने गहराई रखनी है और डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में आपने मदद देनी है। चाहे अल जज़ायर का मामला हो माजी के अंदर, जिस वक्त वो आज़ादी की तहरीक लड़ रहे थे,
फ़लस्तीन का मामला हो, गज़ा का मामला हो, ईरान के साथ जंग का मामला हो या माजी में बोस्निया का मामला हो, पाकिस्तान को हमेशा आप सर फहरिस्त देखेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बड़ी अच्छी सिग्नलिंग है। दोनों ममालिक बड़े अहम ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ के तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते और नाते हैं। 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है, जो कि इस वक्त $4 बिलियन पे गालिबन $10 बिलियन तक आराम से इंशाल्लाह जल्दी चली जाएगी। तो अच्छी सिग्नलिंग है और मेरी तवक्का से ज़्यादा भारी भरकम डेलीगेशन गया हुआ है। ठीक हो गया। ये बताएं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि एक नया मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद और इसको फिर इजराइल की जानिब से कहा जा रहा है ये मुस्लिम नेटो, तो ये क्या है? क्या इसकी कोई तैयारी है? क्या हो सकता है इसका दायरा कार, और इसके फिर आने वाली जो वक्त है उसमें क्या किस तरह की शक्ल हो सकती है इसकी? इजराइल किसी और यूनिवर्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इजराइल को ग्राउंड रियलिटीज़ को स्मेल करना चाहिए। इस वक्त सिस्टमिक लेवल पे फंडामेंटली जो पैराडाइम शिफ्ट आपको नज़र आ रहा है और जो ऑर्डर है उसमें तब्दीली रूनुमा हो रही है मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर। ख़ुद अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी दिसंबर 2025 में दी है, जिसमें वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मिडल ईस्ट से उनको यूरोप से निकलना होगा। जॉन मीर शाइमर का तो ये भी ख्याल है कि अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है कि वो रीऑर्डर करे अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को, और उनको जो रियल चैलेंज पोज हो रहा है वो भी इकनॉमिकली, ट्रेड वाइज और टेक्नोलॉजिकली, नॉट मिलिटरीली, वो चाइना से हो रहा है। तो उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में जब एक स्पेस क्रिएट हुआ है तो उस स्पेस को कोई ना कोई तो फिल करेगा, और बजाय ये कि आप वहाँ पे ब्लॉक पॉलिटिक्स करें तो अच्छा है एक नया सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वजूद में आए जिसमें अमेरिकन भी ऑन बोर्ड हैं, चाइनीज़ भी ऑन बोर्ड हैं, खित्ते के ममालिक भी ऑन बोर्ड हैं। और अमेरिका तो चाहता है कि यहाँ पे जो अमेरिकन फ्रेंडली नेशंस हैं वो अब बर्डन को शेयर करें, बजाय ये कि अमेरिका मिलिटरीली इंटरवीन करे। आखिरी पॉइंट में ये भी आपको बताता चलूँ कि जब वियतनाम वॉर हुई थी 1970s में, उसके बाद दोबारा अमेरिका ने फार ईस्ट एशिया में जंग के बारे में नहीं सोचा, रादर ज़्यादा अपने आप को एंगेज किया यूरोप और नेटो में। तो मैं नहीं समझता कि ईरान वॉर के बाद अमेरिका दोबारा यहाँ एक्टिव होगा, बल्कि वहाँ तो बहस चल पड़ी है कि यहाँ पे जो मिलिट्री बेसिस ईरान ने तबाह कर दिए हैं उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, बिकॉज इन बेसिस का काम तो नज़र नहीं आया, यानी डिटरेंस तो ये मेंटेन नहीं कर पाई। तो बेहतर है यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बिकॉज इसके ऊपर बड़ी हैवी कॉस्ट होगी और उस पर बड़ी सख्त अपोजिशन होगी अमेरिकन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स में इन बेसिस को बनाने में। तो अमेरिका यहाँ से जा रहा है, तो फिर क्या हम इसराइल के मरहूने में रत रहे हैं और ये ममालिक जो इसराइल की तरफ देखें? इस जंग ने तो साबित कर दिया है कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी गारंटी है उस पर भी रिलाई नहीं किया जा सकता, और इसराइल तो वैसे ही कियास क्रिएटर और ट्रबल मेकर है। 6 ममालिक में पिछले साल उसने हमला किया है, अब भी सदरन लबनान, सदरन सीरिया, गज़ा के ऊपर हमले कर रहा है और उसके साथ धमकियां भी दे रहा है इजिप्ट को और तुर्की को हमले करने की। और फिर हमें यह भी मालूम है कि इस जंग के दौरान अमेरिका ने थॉट एंड पेट्राइट सिस्टम को फार ईस्ट एशिया से निकाल के इसराइल की प्रोटेक्शन पे लगाया, और एक एक्सपीडिशन की जो कॉन्टीजेंट था नेवल फोर्स का उसे जापान से निकाल के मिडल ईस्ट में लेकर आए। तो अब वो ममालिक भी ट्रस्ट नहीं करे तो मिडल ईस्ट के ममालिक तो दूर की बात है। और अगर अब भी मिडल ईस्टर्न ममालिक को ये बात समझ नहीं आ रही और वो समझते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स पे उन्होंने ज़्यादा रिलाई करना है और इजराइल की तरफ देखना है, तो फिर वो तैयार हो जाएं कि कब इजराइल आके उन पे कब्जा करे। ठीक है। और एक तीसरी बात ये है कि उधर हमारे हमसाये में क्या चल रहा है, क्या अभी जारी है तो चीज़ें और प्लानिंग चल रही हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या एक नाकाम जो रियासत है जिस तरह वो बढ़ रही है उसको छुपाने की तैयारी है? चल क्या रहा है वहाँ पे? नाकाम रियासत का लफ्ज़ आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, उनकी जो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और रीजन में अपनी प्राइमेसी को कायम करने के लिए, उसमें सबसे पहले ये था कि डेमोनाइज करें, और डेमोनाइजेशन के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाई जिसको EU डिसइंफो लैब के ज़रिए वो डिस्कवर हुई, जो रशिया टुडे के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका में हमारे ख़िलाफ़ आर्टिकल छपवाते थे। मई 2025 ने सारी जो परसेप्शन थी उसको चेंज करके रख दिया। उसके बाद जब वो लड़ नहीं सके और उन्होंने कहा पाकिस्तान को डायरेक्ट अपनी मिलिट्री ताकत से डिस्टेबलाइज करें, और वो स्ट्रेटजी भी फेल हो गई, तो उन्होंने अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी को प्रमोट किया। और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर राजेश पवार ने तो ये रिकॉर्ड पे कहा कि हम फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं और इजराइल टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर रहा है। उसकी भी कमर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने गज़बुल हक के ज़रिए से तोड़ के रख दी है।
जो वेल कोऑर्डिनेटेड जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे आपने मौसर अंदाज से इनकी ताकत को ख़त्म किया है। रीजन के अंदर एक कंसेंसस भी नज़र आ रहा है। अब तीसरा उनको रास्ता नज़र आ रहा है, और वो रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के साथ के ख़िलाफ़ आबी जारियत करके पाकिस्तान की इकॉनमी और क्लाइमेट कंडीशन को सिवियर कर दें। और इस हवाले से वो वाटर टेररिज्म पे आ गए, और उस हवाले से हमारा मैसेज बड़ा वाइड एंड क्लियर गया है कि जो हाथ हमारे पानी और हवा में डालेगा उसको हम काट के रख देंगे। और ये वाइड एंड क्लियर मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर आपने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें इंटरनेशनल एकेडेमिया, जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स भी आए थे। और फिर मज़े की बात यह कि विक्टर गाओ, चाइनीज़ नोन प्रोफेसर, ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया अपर रिपेरियन नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो फिर चाइना को भी हक है कि वो इंडिया के पानी को बंद कर दे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो उनके मज़मूम मकासद हैं या ये सोच पाई जाती है कि हम ऐसे कर लेंगे, या इनका जो ध्यान है वो दुनिया का वो बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे ख़ुद इंटरनल क्राइसिस हैं, आज़ादी राय इज़हार से लेके बाकी मामला तक। तो किस तरह से होगा? पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को दिया है और पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो अब क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? किस तरह से बढ़ेंगी? मेरा ख्याल है इंडिया रीजन के अंदर एंड बियॉन्ड रीजन अपनी अहमियत को खो चुका है, और ख़ुद अमेरिकन भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, और यही वजह है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उन्होंने तब्दील कर दी है। और भारत की तो हालत ये है कि नरेंद्र मोदी को दावत मिली शहीद मिलत सैयद अली खामनाई की जो बरियल प्रोसेशन था, उसमें भी डर के मारे उसने शिरकत नहीं की, और बाद में उन्होंने कांग्रेस की अपोजिशन को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल की। इस वक्त भारत के अंदर मुझे रिफ्ट नज़र आ रही है हिंदुत्व और मुद्दत्वा में। हिंदुत्व जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है आरएसएस और बाकी जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, और मुद्दत्वा को मोदी रिप्रेजेंट कर रहा है। और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का आपने बयान सुना होगा, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की हक में है, और न फ़कत हक में बल्कि अमेरिका के दौरे के अंदर उन्होंने अपने इख्तलाफात का भी इज़हार किया। वो मोदी की पॉलिसी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो समझते हैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है, ये बहुत ही अहम था और ये रखना बहुत ज़रूरी था। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।